तो आज हम लोग कुछ डाउट्स लेंगे। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बच्चों ने भेजा था। कुछ डाउट्स लेंगे और बाकी आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे डाउट्स लेंगे क्योंकि एक साथ डाउट काफी सारे डाउट्स हैं। तो 3-4 दिन में धीरे धीरे उसको खत्म करेंगे। और आप लोग को आगे जो डाउट आता जाता है भेजते रहिए, क्योंकि एक ही बच्चे ने लास्ट तक का डाउट भेजा है, बाकी ने तो मुझे बस सॉल्व एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव और शुरू के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भेजे। बाकी क्वेश्चंस भी कीजिए। ट्राई एंड फिनिश जहां तक मैंने बताया था आप लोग को 38th क्वेश्चन तक करने के लिए, सॉरी सारे ही क्वेश्चंस करने बोले थे, वो सब क्वेश्चंस एक बार कीजिए और देखिए इसको करने का, करके डाउट भेजने का। पहले तो ये क्वेश्चन जो कर रहे थे इसका आया आप लोगों ने सॉल्व किया, आंसर आया आप लोग को? किसी ने सॉल्व किया था इसको? फ्रिक्शन का ये जो क्वेश्चन कर रहे थे आप लोगों ने ट्राई किया था क्या इसको? बताइए हाँ ना, किया था या नहीं किया था। चलिए फर्स्ट वाला तो हम लोग कर ही लिए थे। सेकंड वाला अगर हम लोग देखें, जैसे ये 3 kg ब्लॉक पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तब क्या होगा, तो अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, सो देयर आर 3 ब्लॉक्स, एक के ऊपर एक 3 ब्लॉक रखा हुआ है। ये लेट से सबसे नीचे वाला ब्लॉक है हमारा, ये उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ये 7 kg का। यहाँ पे μ3 जो है 0 है, μ2 जो है 0.3 है और μ1 जो है 0.2 है। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इस पे। अब हम लोग को तीनों का एक्सेलरेशन बताना है, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो जब ये फोर्स इस पे लगाएंगे तो इसका टेंडेंसी, जो ये 3 kg वाला ब्लॉक है, इसका टेंडेंसी राइट को मूव करने को होगा। तो इस 3 kg वाले ब्लॉक पे दोनों तरफ, अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक का पहले अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा और दूसरा फ्रिक्शन इधर लगेगा दोनों पे, राइट। सो ये जो एक F2 फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पे एक F1 फ्रिक्शन लग रहा है, ये 3 kg वाला ब्लॉक। 2 kg वाला ब्लॉक जो है इस पे बस आगे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा F1। क्यों? क्योंकि ये F1 को कैंसिल करना है, इसको इक्वल एंड ऑपोजिट होना है एक्शन रिएक्शन पेयर को। तो अगर 3 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो 2 kg वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा, और ऐसे भी आगे लगेगा क्योंकि जब ये इसको खींचेंगे तो 2 kg वाला और 7 kg वाला साथ में मूव करना चाहेगा इसके। तो ये जो, और जो 7 kg वाला ब्लॉक है ये बिकॉज स्मूथ सरफेस पे है और ये जो फ्रिक्शन F2 इस पे पीछे लग रहा है 7 kg की वजह से, तो जो 7 kg पे इस 3 kg की वजह से फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। तो ओवरऑल तुम ये सोचो कि ये जो 10 न्यूटन हमने फोर्स लगाया उसके वजह से जो ये दो फ्रिक्शन आया, वो दोनों फ्रिक्शन 2 kg वाले को आगे मूव कराएगा और 7 kg वाले को भी आगे मूव कराएगा। तो ये हमारा जो है बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग देखें ये है। सो तो अब इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है वो कितना फोर्स हो सकता है, ये अगर हम लोग चेक करेंगे तो F2 जो है, जो फ्रिक्शन F2 है, मैक्सिमम फ्रिक्शन F2, ये क्या हो जा रहा है, म्यू इंटू N2, मतलब जो μ2 इंटू N2, μ2 है हमारा 0.3 और इन दोनों का वेट को ऐड कर दो, 2 + 3 ऐड कर दो तो 5 kg इस पे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसको या तो ऐसे अगर समझे, ये 2g हो गया और ये N1 हो गया। N1 इसके ऊपर भी लगेगा, इसका खुद का वेट 3g है और ये N2 हो गया। तो जो N2 का वैल्यू है, पहले तो N1 का जो वैल्यू है ये 20 न्यूटन हो गया और जो N2 का वैल्यू है वो 20 + 30 टोटल 50 न्यूटन हो गया। तो N2 का वैल्यू 50 न्यूटन है, तो 50 इंटू 0.3 करोगे ये 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स F2 का निकलेगा। F1 निकालेंगे
तो दिस इज μ1 इंटू n1, μ1 है हमारा 0.2 और n1 का वैल्यू है 20, तो दिस इज 4 न्यूटन। तो टोटल जो नेट फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है इसमें, वो बेसिकली 15 प्लस 4 19 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगा, है ना। सो सिंस maximum friction on 3 kg block is equal to 19 न्यूटन, ठीक है, F1 plus F2 which is equal to 19 न्यूटन। so because maximum friction 3 kg block पे इतना है, इसीलिए when we apply 10 न्यूटन on 3 kg block, it will not move relative to 2 kg and 7 kg block। तो इन 2 kg 2 kg और 7 kg के बीच से वो निकलते हुए नहीं चला जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब इसका मतलब कि 2 kg वाला, 3 kg वाला और 7 kg वाला जो ब्लॉक है, ये तीनों साथ में ही मूव करेंगे इस फोर्स के वजह से। और बिकॉज तीनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो A1 और A2 और A3 ये तीनों एक्सेलरेशन A के बराबर, नेट एक्सेलरेशन के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सो F टोटल फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और सबके मास को ऐड कर दो 2 प्लस 3 प्लस 7, तो ये हो गया 10/12 विच इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझ में आया ये? समझ में आया बच्चों? क्या हुआ, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है? यस सर। तो ये तो हुआ जब हम बीच वाले पे लगा रहे हैं, ऊपर वाले पे हम लोगों ने कल देख लिया था। अब ये लास्ट जब हम 7 kg वाले ब्लॉक पे लगाते हैं सेम चीज को, सबने इसको लिख लिया? अब हम लास्ट जो ये 7 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास है ये 2 kg वाला ब्लॉक हो गया, 3 kg वाला ब्लॉक हो गया, और सबसे नीचे 7 kg का ब्लॉक हो गया। अब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे, ठीक है। अब हम लोगों ने फोर्स इस पे जब 10 न्यूटन लगाया, तो जो 7 kg वाले ब्लॉक का अगर हम लोग बनाएंगे, ये 7 kg वाला ब्लॉक है, 3 kg वाला ब्लॉक है, 2 kg वाला ब्लॉक। अब जब 7 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो बिकॉज इस पे ड्राइविंग फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा F2 इस पे पीछे की तरफ लगेगा, है ना, क्योंकि इसका टेंडेंसी होगा आगे जाने का। तो फ्रिक्शन जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन जो लगाएगा वो पीछे की तरफ लगाएगा, इसको अपोज करेगा। उसके अलावा और इसके अलावा इस पे जो एक रिएक्शन N2 है, इसका खुद का वेट है 7g, मतलब 70 न्यूटन, और यहाँ पे एक N3 है। N3 का खैर जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग ये 7 kg वाला ब्लॉक का बनाए हैं। अब अगर 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो ये जो फ्रिक्शन F2 7 पे जो पीछे की तरफ लग रहा है, 3 kg वाले पे आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। और इस पे जो फ्रिक्शन ये F2 आगे की तरफ लग रहा है, इसका टेंडेंसी आगे मूव करने का होगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको रोकेगा, इसको अपोज करेगा। ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से जो फ्रिक्शन होगा इस पे पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसका जो वेट है 30 न्यूटन नीचे की तरफ, ऊपर
N2 और ऊपर से जो इस पे एक फोर्स आ रहा है N1। 2 kg वाले का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये 2 kg का ब्लॉक है। अब बिकॉज ये इस पे F1 फ्रिक्शन 2 kg की वजह से पीछे की तरफ लग रहा है तो 2 kg वाले पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा F1। इसका अपना वेट 20 न्यूटन हो गया और ये N1 हो गया, राइट। अब देखो बिकॉज ये अब इसका F2 का वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू F2 कितना है। F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू F2 का होगा दैट इज म्यू इंटू N2। म्यू इंटू N2 ऊपर का दोनों 3 + 2 5 kg 50 न्यूटन हो गया, म्यू 2 इंटू N2 करोगे सो 0.3 इंटू N2 मतलब 50 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 15 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस पे लग सकता है वो 15 न्यूटन लग सकता है और तुम जो फोर्स लगा रहे हो बाहर से वो 10 न्यूटन लगा रहे हो। बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन इस फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा इन दोनों ब्लॉक के बीच में, 7 kg और 3 kg के बीच में। सो सिंस फ्रिक्शन बिटवीन 7 kg and 3 kg block is more than 10 Newton, hence there will be no relative motion between 3 kg and 2 kg block। इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ठीक है। सो सॉरी, बिटवीन 7 kg and 3 kg ब्लॉक। तो मतलब ये सारे ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, है ना। बिकॉज ऑल 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो यहां पे भी जो एक्सेलरेशन होगा, दिस implies all the blocks will move together and acceleration A1 is equal to A2 is equal to A3 is A, that is F by M1 plus M2 plus M3। So force at 10 divided by 2 plus 3 plus 7, so ये हो गया 10 divided by 12 which is equal to 5 by 6 meter per second square। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग जो एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस डाउट्स हैं वो लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, स्मूथ रिंग ए ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रोड, अ स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग पासेस ओवर अ फिक्स्ड पुली b। तो देखो एक रिंग है, ये एक रिंग है जो कि इधर मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। और ये जो किसी इंस्टेंट पे ये जो स्ट्रिंग है, जो इस रिंग के साथ एक स्ट्रिंग लगा हुआ और पुली के अक्रॉस ये मूव करके ये एक ब्लॉक से अटैच्ड है। इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल m, ये है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल थीटा। किसी टाइम इंस्टेंट t पे ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। जो स्ट्रिंग इस रॉड से, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग बिटवीन द रिंग एंड द पुली मेक्स एन एंगल थीटा विद द रॉड। ये एक रॉड लगा हुआ है जिस पे रिंग मूव कर सकता है और ये फ्रिक्शनलेस है, रॉड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो स्मूथ रिंग पासेस ओवर अ रॉड, ये हमारा रॉड हो गया, ये हमारा रिंग हो गया
ये ब्लॉक हो गया। अब कह रहा है at an instant the string between the ring and the pulley makes an angle theta with the rod. Show that if the ring slides with a speed v, the block descends with a speed v cos theta. देखो ये तो जो हम लोग थ्योरी एक किए भी थे, है ना, उससे भी करेंगे और जैसा कि यहाँ पे बता रखा है वैसे भी करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। तो थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद होगा तुम्हें, कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग होता है वही वेलोसिटी इसका ब्लॉक का होगा। तो v वेलोसिटी से रिंग इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट अगर इधर इसके तरफ निकालेंगे, राइट, तो इसका v का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। और ये v cos थीटा हो जाएगा तो ये भी जो ब्लॉक है ये किस स्पीड से जाएगा, v cos थीटा से जाएगा। ठीक है, सो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा नीचे की तरफ ये v cos थीटा हो जाएगा, राइट। ये तो डायरेक्ट है जो कि हम लोग कर रहे थे, लेकिन ठीक है, ये आया कैसे, हम लोग कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार उसको कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से भी करने की कोशिश करते हैं तो वो तुमको समझ में ज्यादा और बेटर तरीके से आएगा, है ना। वो थ्योरी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग निकाल के वो हम लोग का वेलोसिटी निकल जाता है इसका मूवमेंट का। तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v cos थीटा निकाल के हमने कर लिया। दूसरा ये है कि मान लो ये रिंग जो है यहां से कहीं यहां पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो मान लो डेल्टा टी टाइम के बाद ये, सो आफ्टर लेट आफ्टर डेल्टा टी टाइम रिंग इज एट ए डैश, ठीक है। रिंग ए से अब जो इसका पोजीशन यहां पे है वो लेट से ए डैश हो गया इस पोजीशन पे। जब रिंग यहां पे आ गया तो ये जो है इस तरह से अटैच्ड होगा और ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया ब्लॉक, तो ये जो पोजीशन है वो सी डैश हो गया, ठीक है। अब ये जो ए डैश है इससे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर लेते हैं। ये जो लाइन है ए सी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, मान लो पी पॉइंट, ठीक है। अब ये समझो कि ये जो ए डैश, ये जो पोजीशन है ए डैश, ये वाला पोजीशन ए डैश बी और बीपी, जब डेल्टा टी लेस होगा ना, मतलब स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये ए डैश बी और बीपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। सो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ए डैश बी इज इक्वल टू पी बी हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है, देखो ये इस पे है बेसिकली, इसको हम लोग क्या है आर्क के तरह फिर कंसिडर करते हैं। ये जो हम लोग ए डैश पी है ना, इसको हम लोग अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इस आर्क के तरह इसको कंसिडर करेंगे, इस ए डैश पी डिस्टेंस को। तो आर्क के तरह अगर कंसिडर करते हो तो ये भी इसका रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया ना बच्चों। तो इसीलिए ए डैश बी और पीबी को हम सेम मानते हैं, कब, जब ये लेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है, व्हेन ए डैश पी इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम लोग मान रहे हैं कि ए से जो ए डैश गया वो बहुत छोटे टाइम में, डेल्टा टी जो है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, तो जो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, उसके वजह से ए डैश बी और पीबी को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, इसको हम आर्क ऑफ ए सर्कल मान लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब हम लोग का ये ए डैश बी और पी बी हम लोग का इक्वल हो गया। अब देखो जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिंस जो हमारा कांस्टेंट रिलेशन है वो क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, सिंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो बिकॉज ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब ए बी
ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, बाद में जब रिंग ए डैश पे चला गया तो ए डैश बी प्लस बी सी डैश के बराबर होगा। भाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट होगा, तो ए से लेके बी प्लस बी से लेके सी इज सेम एज ए डैश बी प्लस बी सी डैश। जब रिंग आगे चला गया और जो ब्लॉक है वो नीचे मूव कर गया है, तो स्ट्रिंग का लेंथ सेम होगा, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जहां पे नहीं समझ में आएगा रोक लेना उसी इंस्टेंट पे हमको, है ना, हैंड रेज कर लेना या अनम्यूट करके अपने आप को बता देना हमको। अब ए बी प्लस बी सी हमारा ए डैश बी प्लस बी सी डैश हो गया। अब हम लोग इस ए बी प्लस बी सी को ब्रेक कर लेते हैं। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। भाई ए से लेके बी को हम ए पी प्लस पी बी में ब्रेक कर लिए, प्लस ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी, और बी सी डैश को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, बी सी प्लस सी सी डैश। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा है कि फ्रॉम फर्स्ट ए डैश बी इज इक्वल टू पी बी, ए डैश बी पी बी के बराबर है, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं, सिंस ए डैश बी इज इक्वल टू पी बी। उसके अलावा बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू सी सी डैश। ठीक है, AP इज इक्वल टू सी सी डैश हो गया। अब AP को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये A डैश है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये जो है P है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, उसको हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। ठीक, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्री से अगर तुम देखोगे तो हमें पता है कि AP बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब AP बाय ए डैश इज इक्वल टू AP बाय ए डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसका मतलब AP क्या हो गया, ए डैश कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, AP के जगह लिख लेंगे ए डैश cos थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश। ठीक है, अब दोनों को हम लोग डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, टाइम से डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सो डिस्टेंस बाय टाइम। देखो ए डैश ये डिस्टेंस है, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो ये ए डैश बाय डेल्टा टी क्या हो गया, v हो गया। सो v cos थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश। मान लो इसका जो वेलोसिटी है, इस वाले ऑब्जेक्ट का सी सी डैश इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बाय डेल्टा टी, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का जो रिलेशन होगा वो v cos थीटा हो जाएगा। मतलब ये अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो ब्लॉक किस वेलोसिटी से जाएगा, v cos थीटा से। यही हम लोग को निकालना था, सो दैट इफ द रिंग स्लाइड्स विद स्पीड v, द ब्लॉक डिसेंड्स विद स्पीड v cos थीटा। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जिस अगर ए डैश किस स्पीड से जा रहा है, v cos थीटा के स्पीड से वो डिस्टेंस AP डिस्टेंस जो है ना, ए डैश अगर v स्पीड से जा रहा है तो AP जो है v cos थीटा के स्पीड से जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू सी सी डैश, ये वाला डिस्टेंस v cos थीटा के स्पीड से। सो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू v cos थीटा। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग को प्रूव करना था। ये क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा, a cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू a cos थीटा हो गया। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन a cos थीटा है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे जो वेट है ना, कैपिटल mg है, इस पे टेंशन T हो गया, है ना, और ये जो नीचे आ रहा है किस एक्सेलरेशन से, a cos थीटा एक्सेलरेशन से। उसके अलावा जो हमारा रिंग है, रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उसका मास mg है,
वो जो खींच रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, इधर टेंशन टी से हम लोग खींच रहे हैं, है ना, और ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन, और एक नॉर्मल रिएक्शन इसका होगा, जो रॉड पे लटक रखा है तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब टी का जो दो कंपोनेंट है, मान लो ये थीटा है, तो टी का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो टी कॉस थीटा हो गया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा हो गया। अब बिकॉज ये हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इससे हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, और इसका मास m है, तो हम लोग अगर पहले रिंग का इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या लिखेंगे, t cos थीटा इज इक्वल टू मास m इंटू ए। तो टेंशन t इज इक्वल टू एम ए अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से ब्लॉक का अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ब्लॉक का इक्वेशन होगा कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए इंटू कॉस थीटा। अब टी के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपिटल एम जी माइनस ऑफ टी मतलब स्मॉल एम ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एम ए इंटू कॉस थीटा। हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है, with what acceleration will the ring start moving, a का a acceleration का वैल्यू निकालना है। ठीक, सो ये अब हमारा होगा mg कैपिटल mg इज इक्वल टू स्मॉल ma अपॉन cos थीटा प्लस कैपिटल ma इंटू cos थीटा। सो mg इज इक्वल टू a कॉमन ले लो बाहर, a कॉमन ले लोगे अंदर क्या बच जाएगा, स्मॉल m बाय cos थीटा प्लस कैपिटल m इंटू कॉस थीटा, राइट। और अगर a का वैल्यू निकालना है तो ये कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय स्मॉल m बाय कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ कैपिटल m इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया, समझ लिया सबने? जिनको जिनको डाउट था Yes, इसमें, sir. मेरे ख्याल से अनुष्का और डिम्पल ने पूछा था मेरे से, और शायद अनामिका ने भी पूछा था, याद नहीं है मुझे। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। Yes, sir. ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, है ना। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, मुझे करना भी था, इनफैक्ट मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा किया तुम लोगों ने डाउट पूछ लिया, मैंने बोला भी था कि लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और फिर वो रह ही गया। तो एक्चुअली क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं और सिलेबस का इतना प्रेशर रहता है, तो याद रहते भी बहुत बारी इग्नोर करना पड़ता है। बट ठीक है, अच्छा है तुम लोग याद दिलाते रहते हो, जिससे वो सारी चीजें भी कवर हो जाती हैं। खैर अब वहां पे भी चल रहा है क्लास, तो और सिलेबस आधा आधा बांट लिया गया है, तो मेरे ख्याल से अब प्रेशर कम है कोर्स कंप्लीट करने का। तो बेसिकली देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फिजिक्स में माना जाता है वो मैकेनिक्स माना जाता है। तो इसीलिए भी हम चाहते हैं तुम्हारे साथ हम इन्वॉल्व रहे मैकेनिक्स वाले पोर्शन में खासकर। और बाद में जब 12th क्लास स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके ऑल्टरनेटिंग करंट तक, एसी करंट तक अगर हम पढ़ा देंगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा कमांड फिजिक्स में। मैकेनिक्स वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम रोटेशन तक मानते हैं मैकेनिक्स को। तो इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर रह रहा है फ्रिक्शन के बाद, एक हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, और उसके बाद हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है, एंड कोलिजन, और उसके बाद हम लोग यही रोटेशन करेंगे।
रोटेशन में काफी समय लगेगा, बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये 3 टॉपिक अगर हम अच्छे से तुमको करा पाएंगे और तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे तो फिर तुम्हारा मान के चलो कि मैकेनिक्स 50% ऑफ द सिलेबस खत्म कर देता है तुम्हारा। 50% हम 11-12 दोनों मिला के बोल रहे हैं, अगर वेटेज के हिसाब से देखोगे जितना इसका इम्पोर्टेंस है, तो 40-50% इसका इम्पोर्टेंस हम लोग रखते हैं। और सिमिलरली इसको हम लोग 40% देते हैं, तो 40-80% इसमें कवर हो जाता है। बाकी जो पोर्शंस हैं, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, या हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स या वेव्स हो गया, वो सब 20-25% सिलेबस को कवर करता है, मतलब वेटेज के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अ लाइट रोप फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ अ वुडन क्लैप on the ground passes over a tree branch and hangs on the other side. It makes an angle of 30 degree with the ground. A man weighing 60 kg, देखो ये जो ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है ना, ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है। मतलब कि कुछ इस तरीके से है, एक पुली वाला अरेंजमेंट है कि यहाँ पे एक ब्रांच है और उससे एक आदमी इधर लटक रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक पेग है जो कि लगा हुआ है, राइट। अब इस पेग से जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है किसी इंस्टेंट पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बन रहा है, ये फिक्स्ड है, राइट। नाउ कह रहा है लाइट रोप फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ अ वुडन क्लैंप ऑन द ग्राउंड passes over a tree branch and hangs on the other side. It makes an angle of 30 degree with the ground. A man weighing 60 kg, इसका मास, आदमी का जो mass है, that is 60 kg, wants to climb up the rope. The wooden clamp can come out of the ground if an upward force greater than 360 Newton is applied. मतलब ये जो टेंशन T होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में T cos थीटा हो गया और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो T sin थीटा हो गया। सो ये T sin थीटा का वैल्यू अगर 360 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो वुडन पेग है, जो हम लोग वो जो खूंटा गाड़ते हैं, तो खूंटा जो है वो उखड़ जाएगा, है ना। सो अपवर्ड फोर्स ग्रेटर देन 360 न्यूटन होगा, तो ये जो हम लोगों ने पेग डाल के रखा है इसको होल्ड करके रखने के लिए, वो बाहर निकल आएगा। सो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ विच द मैन कैन क्लाइंब सेफली। तो ये आदमी किस एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करेगा कि ये जो पेग है ये बाहर ना निकले। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन ऑफ द ट्री ब्रांच, तो ये फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो टेंशन यहाँ पे टी है वही टेंशन टी यहाँ पे। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम पेग का बनाते हैं तो पेग पे इधर अगर टेंशन टी लग रहा है तो इस तरफ फोर्स जो लगेगा दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा ये टी कॉस थीटा है। और जो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, जो द पर्सन हु इज क्लाइंबिंग अप, उसका फ्री बॉडी डायग्राम टी ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, नीचे इसका वेट mg और ये एक्सेलरेट ए एक्सेलरेशन से ऊपर कर रहा है। तो हमें ये पता है कि टी साइन थीटा शुड बी लेस एंड इक्वल टू 360 न्यूटन। हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, तो टी मैक्स, तो उस केस में हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे। फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए इसका इक्वेशन अगर तुम लिखते हो, देखो ये क्या है, T माइनस एम जी, ऊपर जो फोर्स लग रहा है T, नीचे फोर्स लग रहा है mg, और एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है, इसीलिए अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब टेंशन मैक्सिमम होगा। टेंशन मैक्सिमम होने के लिए, ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए, टेंशन मैक्सिमम होने के लिए टी साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, 360 न्यूटन से इक्वेट कर देंगे। टी इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 न्यूटन। अब साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, टी इंटू 1/2 इज इक्वल टू 360 न्यूटन। So T is equal to 720 Newton. So this is the maximum tension I am talking about.
सो ये जो मैक्सिमम टेंशन आया इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 720 माइनस mg, मास 60 है, g का वैल्यू 10 ले लो, इज इक्वल टू 60 इंटू ए। सो मतलब 720 माइनस 60 इज 120 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू ए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आदमी ऊपर चढ़ सकता है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा तो जो इस पे जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा 720 से, मतलब 360 न्यूटन से, और ये बाहर निकल आएगा पेग। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जिसने भी पूछा था उसको क्लियर हो गया अपना डाउट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली ये एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको आना ही आना चाहिए, मतलब इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के समय नहीं किए थे जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और जहाँ पे भी डाउट होगा उसको पूछिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। तो अच्छे से समझेंगे तभी फिर आगे इसको बना पाएंगे, ठीक है? देखो होता क्या है, पहले पूरा सिनेरियो हम लोग समझेंगे। एक सेकेंड होल्ड कर। हाँ, तो अच्छे से इसको समझना। अभी क्या होगा देखो, सिनेरियो, 3 blocks of masses m1 m2 and m3 are connected as shown in the figure। ये सारे इस तरह से connected है। all the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light। सारा frictionless है, कहीं पे भी friction नहीं है, और ये सब string और pulley light है, मतलब टेंशन जो पूरे स्ट्रिंग में होगा वो सेम होगा एक पूरे स्ट्रिंग में। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ये पूरा जो टेंशन है इसको हम लोग टेंशन, इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा एक सेम टेंशन होगा, उसी तरह ये जो स्ट्रिंग है इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो सेम होगा। अब all the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light, find the acceleration of m1। हमें m1 का एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a0 है। अब ये जो a0 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा, तो ये जो b वाला पुली है ये भी a0 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। पुली पुली की बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं इन दोनों ब्लॉक पे। बिकॉज ये जिस पुली पे अटैच्ड है वो पुली खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है, और ये आपस में, मान लो हम लोग मानते हैं कि m3 का वैल्यू m2 से ज्यादा है। लेट अस एज्यूम कि m3 का वैल्यू m2 से ज्यादा है। अभी यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ ना m1 m2 m3 का। अगर नंबर्स दिए होंगे तो उससे तुम लोग को और आसानी हो जाएगा। तो जैसे अभी हम एक क्वेश्चन भी तुम लोग को देंगे आज के लिए करने के लिए घर पे, उसमें इनका वैल्यूज दिया हुआ होगा, तो वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। अभी हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि m3 m2 से बड़ा है ना? m3 m2 से बड़ा है। अगर तुम 1 मिनट को ये पुली b को स्टेशनरी मान लो, तो पुली b अगर स्टेशनरी है तो m3 का एक्सेलरेशन जो नीचे के तरफ है, मान लो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये m2 a एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है ना? और यहां पे भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि a0 का वैल्यू a से ज्यादा है। तो लेट रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 with respect to pulley b a डाउनवर्ड, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मास
M2 with respect to pulley B be A upward. भाई पुली के रेस्पेक्ट में ना ये नीचे के तरफ जा रहा है और ये ऊपर के तरफ आ रहा है पुली के रेस्पेक्ट में, बट ये पुली खुद नीचे के तरफ आ रहा है, तो जो और ए नॉट का जो वैल्यू है, ए नॉट इज ग्रेटर देन ए, राइट, बिकॉज ए नॉट का वैल्यू ए से ज्यादा है, तो पुली बिकॉज ए नॉट से आ रहा है तो M2 भी क्या होगा, ये ए नॉट से नीचे जाएगा और साथ में ये ए से ऊपर भी जा रहा है, राइट। तो अब देखो ऐसे समझो इसको, हम लोग जो है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेसिकली देखेंगे। अभी ये जो ए है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास M2 विथ रेस्पेक्ट टू पुली बी, ये हम लोग को दे रखा है ए अपवर्ड, है ना, अपवर्ड है। मान लो उसका अपवर्ड वाले को माइनस लेते हैं तो माइनस ए लिख लेते हैं, राइट। ये तुमको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं बाद में फिर सीधे हम लोग लिख लेंगे। अब मास M2 का B के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन माइनस ए है ऊपर के तरफ, हम लोगों को निकालना है, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मतलब पुली बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दे रखा है ये ए नॉट नीचे के तरफ दे रखा है, हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मास M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम लोग को निकालना है। अब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू B इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई तुम लोग को रिलेटिव एक्सेलरेशन पता है, ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, और ये जो ए और बी है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। ये हम लोग को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ा था, याद है ना आप लोग को? यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। अब M2G हम लोग को निकालना है, ये BG, अब देखो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ M2B क्या है, माइनस ए है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ M2G माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ए नॉट। इसको उस तरफ लेके चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ऑफ मास M2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। मतलब ये जो है पूरा ये M2 जो है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे ही आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ए नॉट माइनस ए। जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखते हैं तो वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन लिखते हैं कि M2 का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए नॉट माइनस ए है डाउनवर्ड। क्लियर है ये? अब हम लोग M3 की बात करते हैं, एक्सेलरेशन of M3 with respect to pulley B is acceleration of M3 with respect to ground minus acceleration of pulley B with respect to ground. Acceleration of M3 with respect to ground हमें निकालना है, acceleration of M3 with respect to pulley B ये हम लोग को A डाउनवर्ड्स दे रखा है ना, is equal to acceleration of M3 with respect to ground, और पुली B का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए नॉट ही है, यहाँ पे लिख लो एक्सेलरेशन ऑफ M3 विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू A एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ए नॉट। अब ये माइनस ए नॉट को इधर लेके चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ऑफ मास M3 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज A प्लस ऑफ ए नॉट, या ए नॉट प्लस ऑफ ए ऐसे कर लो। तो इसका मतलब ये जो है ए नॉट प्लस ए से नीचे जा रहा है, ये ए नॉट माइनस ए से नीचे जा रहा है। लेमैन लैंग्वेज में समझो तो भाई ये पुली खुद ए नॉट से जा रहा था, ये नीचे ए से आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन एडअप हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे ये पुली ए नॉट से नीचे जा रहा है और ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, पुली के रेस्पेक्ट में, तो नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ ए नॉट माइनस ए होगा, क्योंकि ये ऊपर ए से जा रहा है, नीचे ए नॉट से आ रहा है, इसीलिए ए नॉट माइनस ए, और ये दोनों नीचे जा रहा है, पुली भी नीचे और M3 भी नीचे, इसीलिए ए नॉट प्लस ए। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. है ना? यस जब सर। ठेठ लैंग्वेज में समझे तो भी समझ में आ जाएगा, और
अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में समझें तो भी ये चीज है। जब ये एक्सेलरेशन क्लियर हो गया ना, उसके बाद चीजें बहुत आसान है, उसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें टेंशन हम लोग मान लेते हैं टेंशन टी है। इस वाले स्ट्रिंग में, ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है और नीचे वाले में स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश है। पुली जो है ना लाइट है, पुली जो है वो लाइट है। पुली बी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर टेंशन टी लग रहा है और इसके नीचे टेंशन टी डैश और टी डैश लग रहा है। बिकॉज पुली का कोई मास नहीं है, इवन दो इसका एक्सेलरेशन होगा, बट मास ही जब जीरो है तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2T डैश। ठीक है, हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ m1 निकालना है, हम लोग को ये m1 का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये T इज इक्वल टू 2T डैश, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो एक बार मिटाना भी पड़ेगा बीच में, तो समझते जाओ यहाँ पे। अब हम लोग तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाते हैं और अलग अलग इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जो ये m1 वाला ब्लॉक है, इसका अगर हम लोग बनाएं तो m1 ब्लॉक पे एक ही फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिधर मोशन हो रहा है, एक ही फोर्स T लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन a0 है इधर, राइट, और इसका मास m1 है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू m1 इंटू a0। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और जब हम लोग ये m2 वाला ब्लॉक का बनाते हैं, ऊपर टेंशन लग रहा है T डैश, नीचे फोर्स लग रहा है m2g, और ये इवेंचुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में a0 माइनस a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो हम लोग ये लिखेंगे नीचे का फोर्स बड़ा होगा, इसका मतलब m2g माइनस ऑफ T डैश इज इक्वल टू m2 इंटू a0 माइनस a। ये फोर्थ वाला इक्वेशन हो गया। ठीक है, और चौथा इक्वेशन हम लोग m3 वाले के लिए बनाते हैं। तो ये हमारा जो नीचे फोर्स लग रहा है m3g, ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन T डैश, एक्सेलरेशन a0 प्लस a से नीचे आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m3g माइनस ऑफ T डैश। ठीक है, m3g माइनस ऑफ T डैश इज इक्वल टू m3 इंटू a0 प्लस a हो गया। ठीक है, ये हमारा पांचवा इक्वेशन हो गया। क्लियर है ये सारे इक्वेशंस आप लोग को? यस सर। Yes, sir. अब ये जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। m1 का जो एक्सेलरेशन है, a0 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को T डैश और a को रिमूव करना है इसमें से। ठीक है, चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो दैट इज पॉसिबल, सारे वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे तो। ये सबको समझ में आ गया, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। अब हम इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आई रिमूव इट। अब हम लोग आते हैं, चारों इक्वेशन को एक बार फटाफट लिख लेते हैं। भाई हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया, T इज इक्वल टू 2T डैश, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है T इज इक्वल टू m1 इंटू a0। तीसरा इक्वेशन था हमारा m2g माइनस T डैश इज इक्वल टू m2 इंटू a0 माइनस a। और तीसरा है, ये तीसरा है, और चौथा है m3g माइनस T डैश इज इक्वल टू m3 इंटू a0 प्लस a। ये चौथा इक्वेशन, राइट। अब इन चारों को सॉल्व करना, पहले क्या करो, T इज इक्वल टू 2T डैश यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
सो हमारा, और उसके अलावा ठीक है, t इज इक्वल टू एम वन ए नॉट और टी टू टी डैश के बराबर, तो इसको रिप्लेस कर दोगे, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो हमारा हो जाएगा 2t डैश इज इक्वल टू एम वन ए नॉट। ठीक है, और इससे t डैश इज इक्वल टू एम वन ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक, ये t डैश का वैल्यू पता चल गया। फिफ्थ इक्वेशन, t डैश का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो थर्ड और फोर्थ में, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होगा m2g माइनस m1 a नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए नॉट माइनस ए, और दूसरा हो गया हमारा m3g माइनस m1 a नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू m3 a नॉट प्लस ए। ठीक है, सो अब ए नॉट हम लोग को देखो, ए को रिमूव करना है, ए को रिमूव करना है तो इसको m2 से डिवाइड कर दो इस वाले इक्वेशन को। सिक्स्थ और सेवेंथ जो है, यहाँ पे m2 को इधर लेके आ जाओ तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब पूरे को m2 से डिवाइड कर दोगे तो g माइनस m1 बाय 2m2 इंटू ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और दूसरा g माइनस पूरे को m3 से डिवाइड कर रहे हैं m1 बाय 2m3 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए। इन दोनों इक्वेशन को, ये जो 8th और 9th है, इनको ऐड कर दो। इनको अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, g प्लस जी 2g हो गया, माइनस ऑफ m1 a नॉट बाई 2 को बाहर कर लो तो अंदर क्या हो जाएगा 1 बाई 2m2, सॉरी 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m3 हो जाएगा। ठीक है, 2g माइनस m1 a नॉट बाई 2 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करें अगर, राइट 6 7 8, हाँ, अब ए नॉट का वैल्यू हम लोग को निकालना, तुम इसको राइट साइड लेके चले जाओ, राइट। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2g इज इक्वल टू, या पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा g माइनस g इज इक्वल टू, और इसको राइट साइड लेके चलेंगे, g इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट बाय 4 m1 ए नॉट बाय 4 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m3। ठीक है, सो g इज इक्वल टू ए नॉट हम बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 प्लस m1 बाय 4 इंटू 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m3। सो जो ए नॉट का वैल्यू है, ए नॉट इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 बाय 4 इंटू 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m3। ये हमारा आंसर है, इसका ए नॉट का वैल्यू है एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर M2 और M3 दोनों में से किसका एक्सेलरेशन अधिक होगा? m3 का मान रहे हैं ना हम, नीचे m3 देखो नीचे जा रहा है और m2 ऊपर आ रहा है, राइट। तो अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन ए नॉट प्लस ए हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट माइनस ए है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट।
ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है पार्टिकल स्लाइड, ये स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है बेसिकली। अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, तो जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस पे नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट। ठीक है, 1 मिनट बच्चों होल्ड करना है। सॉरी, हाँ, तो ये पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ एल। तो ये जो इंक्लाइन का जो बेस है ना, इसका लेंथ एल है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। तो मतलब यहां से शुरू किया था और यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। तो ये इनिशियली रेस्ट पे रहा होगा और यहां से ये स्टार्ट किया होगा चलना इस पॉइंट से। तो हम लोग को पहले तो इसके अलोंग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, इंक्लाइन के अलोंग, और उससे हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। भाई ये एल है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ होगा, ये इंक्लाइन प्लेन का लेंथ अगर x मानते हैं तो ये देखो तुम जो बेस बाय हाइपोटेनस l बाय x इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, l बाय कॉस थीटा हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, l बाय कॉस थीटा हो गया, राइट। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक पे एक नीचे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखो इसका मास mg होगा, एक फोर्स इधर होगा mg साइन थीटा, ठीक है, और एक इस तरफ होगा mg कॉस थीटा। अब ये बिकॉज ऊपर एलिवेटर के अंदर है, जो एलिवेटर खुद एक्सेलरेशन ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो एक स्यूडो फोर्स भी होगा इसी डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स कितना होगा, वो एम ए नॉट होगा, बिकॉज एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। इस ब्लॉक पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो एम ए नॉट नीचे लगेगा, तो उसका 2 कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस थीटा इधर और एम ए नॉट साइन थीटा इस तरफ। ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन मान लो इसका ए नीचे के तरफ जो है, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे mg साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू टोटल मास m इंटू एक्सेलरेशन a, जो कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। अब m को हम लोग दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट एक्सेलरेशन है इसका, जो एक्सेलरेशन जो कि इसके रेस्पेक्ट में है ना, ये जो एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब हम लोग जो एलिवेटर के अंदर ही ऑब्जर्वर है, मतलब इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन ए होगा, दैट विल बी g साइन थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट प्लस जी इंटू साइन थीटा। अब a का वैल्यू पता चल गया, हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। s ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, l बाय कॉस थीटा।
और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा a0 प्लस g है, ठीक, इंटू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। हम लोग को t का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2l डिवाइडेड बाय a0 प्लस g इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा is equal to t square time t is equal to square root of 2l divided by a0 plus g into sin theta into cos theta। ठीक है, ये हमारा टाइम होगा जो इसको नीचे आने में लगेगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? समझ लिया ना सबने? लिखते तो शायद तुम लोग सब लोग बाद में हो मेरे ख्याल से, है ना? मेरी आदत है बोलने के, लिख लिया सबने। अच्छा, सौरभ जी बता रहे थे कि भाई बच्चे बोल रहे हैं कि हमको 6 दिन वहीं पे पढ़ा दो, आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। इतना खराब पढ़ा रहे हैं क्या हम लोग? हाँ भाई देखो, एक ना लॉकडाउन के बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। तो पहला फायदा ये हुआ है कि तुम लोग को अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है और अच्छे से प्रिपरेशन को शेप करने का मौका मिल रहा है। इस मौका को ऐसे गवाओ मत, बस इसलिए कि एक सेंटर पे हमको 6 दिन जाना है, ये सोच के मत करो। अपना भला बुरा सोचो और देखो कि पढ़ाई में क्या चीज में हेल्प हो रहा है ना? सेंटर पे जाने से बस पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई खुद से होती है और एक अच्छे टीचर के पढ़ाने से होती है। पता नहीं तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बोला सौरभ जी ने कि भाई कुछ बच्चों का नाम लिया, 1-2 बच्चे ही हैं जो ऐसा चाह रहे हैं कि 6 क्लास वहां पे ऑफलाइन हो। तो मेरा तुम लोग से यही बोलना है कि अगर तुम लोग को लगता है कि वहां पे ज्यादा अच्छा पढ़ाई हो रही है, हमसे ज्यादा अच्छा कोई पढ़ा रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड। मतलब हमको एक मैसेज कर दो, आई चेंज द टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। हमारे लिए तो अच्छा ही है, मैं क्यों पेन ले रहा हूँ तुम लोग को पढ़ाने का? भाई सुबह किसी को शौक है, मैं मेरे पास 1000 काम है ना? 25-30 टीचर्स हैं, उन सबको भी देखना है कि वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस बैच में क्या पढ़ा रहे हैं, आगे का फ्यूचर का प्लानिंग का है, पूरा बिजनेस देखने का है, वो सब भी काम होता है और उसके ऊपर पढ़ाना होता है ना? हम 10-10 घंटे क्लास लेते हैं, मेरा तो 1.5 घंटा कम हो जाएगा, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरा जीवन और जो है शांत हो जाएगा थोड़ा, है ना? तो अगर तुमको वहां पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो जस्ट लेट मी नो, मतलब बी फ्रैंक। और हमको ऐसा बुरा नहीं लगेगा कुछ भी, तुम बस एक मैसेज कर देना कि सर हमको वहीं पे अच्छा लग रहा है, वहीं पे पढ़ाई हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। अपना व्यूज हमको लिख के भेजो, है ना? पढ़ना है तो भी लिख के भेजो कि नहीं सर आप ही पढ़ाते रहिए, जैसे 3 दिन चल रहा है और 3 दिन वहां पे चल रहा है। अगर नहीं पढ़ना है वो भी लिख दो कि नहीं सर हम लोग को 6 दिन वहीं पे पढ़ना है, 3 दिन यहाँ से नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा। बट इवेंचुअली मुझे तो लगता है कि तुम लोग को जुड़े रहना चाहिए। और ये बस तुम्हारे बैच के लिए ही है, अगले बैच से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी भर पूर्णिया में यहाँ पर से क्लास लेता रहूंगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है? हाँ, जो पर्पस था वो पर्पस ये था बस कि तुम लोग को एक एक सही दिशा में, सही राह पे ले जाना शुरू करें, है ना? और वो लॉकडाउन था, हमारे पास भी टाइम था तो हम लोगों ने उस चीज को कर लिया। अदरवाइज तो हम तो कभी शौक से ऐसा था भी नहीं कि हमको पढ़ाना है वहाँ पूर्णिया जाके और कहीं। आई एम हैप्पी टीचिंग 150-200 स्टूडेंट्स हियर। आई डोंट हैव एनी ये कि हम वहाँ पे जाके अपना करियर बनाएंगे। तुम लोग की सुविधा के लिए है, तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ो, नहीं अच्छा लगता है मत पढ़ो। चलो आगे करते हैं।
So please write it to me कि whether you want to continue with these online classes. It will be मतलब तुम नहीं करोगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि तुम ना करो, तुमसे ज्यादा हम ही तो सर फिजिक्स तो सही है बट केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, और अब तो सर बायो भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, मतलब कुछ टॉपिक स्किप कर देते हैं। अच्छा, चलो मैं बायो के सर से बात कर लूंगा। केमिस्ट्री वाले सर से भी हम लोगों ने बात किया था, सबसे उनसे भी बोला था कि कैसे पढ़ाना है, बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लिखना ज़्यादा है, थ्योरी पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है ना, क्योंकि सभी के लिए ऑनलाइन एक नई चीज़ है, तो उनको थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। बाकी बायो वाले सर से मैं बात कर लूंगा कि जो टॉपिक्स हैं वो स्किप ना करें ऐसे, है ना। और उनको ये बेसिकली वही हुआ है कि दोनों तरफ से शुरू हो गया है, तो उनको ये लग रहा हो कि ये वाला पोर्शन वो लोग कर रहे हैं, तो वो मैं बोलूंगा कि उस टीचर से अच्छे से बात कर लें कि क्या वो पढ़ा रहे हैं और क्या ये पढ़ा रहे हैं, जिससे वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बायो तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वैसे, मैं उनसे एक बारी बात कर लूंगा पर्सनली। और केमिस्ट्री का जो तुम लोग इशू बता रहे हो, तो उसका भी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ही ज़्यादा क्लास हो, बट वहाँ पे भी जो अच्छे फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स वहाँ पे भी पूर्णिया में है नहीं। तो हम लोग को जो ऑर्गेनिक के अच्छे टीचर हैं, जो तुम लोग को पढ़ा भी रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर गुड टीचर। अच्छा टीचर वहाँ पे मिल जाता है, इनसे अच्छा अभी जो टीचर्स मिल रहे हैं तो इनसे भी बेकार पढ़ा रहे हैं, तो कोई फायदा होगा नहीं तुमको। तो मैं देखता हूँ, लेट मी गिव मी 1 वीक्स टाइम, आई विल ट्राई एंड अरेंज समथिंग। ठीक है, चलो इसको आगे करते हैं ना। अभी जैसा भी है तुम लोग अपना बताते रहना, अपना व्यूज देते रहो, तो जो भी बायो का प्रॉब्लम होता है हमको बताया करो, हमको बताओगे तभी तो हम यहाँ सोल्यूशन निकालेंगे ना। यहाँ पे वहाँ पे दोनों जगह का सोल्यूशन हम ही निकाल के तुमको देंगे। तो जस्ट लेट मी नो, मैसेज कर दिया करो कि सर बायो का स्किप कर रहे हैं या जैसा भी है ना। बायो का तो मैम भी वहाँ पे ठीक ही पढ़ा रही है ना, तो वो भी कवर कर ही रही है कोर्स। मतलब यही है कि वहाँ पे अभी पूरे फुल, जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे ना, रिजल्ट वगैरह हो जाएगा, तब मेरे ख्याल से ज्यादा स्मूथली चीज चलेगी। अभी भी ना वहाँ पे पुलिस वुलिस बहुत परेशान करता है हर चीज के लिए और इस चीज के लिए। तो वो तो ठीक है, मतलब बिकॉज पापा आईएएस रहे हैं तो वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है वहाँ पे। अदरवाइज वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग आके। और जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे फिर वो पैसा भी ढूंढते हैं कि थोड़े पैसे की कमाई हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे फुल फ्लेजेड नहीं कर रहे हैं। बायो की अच्छी टीचर हैं, हम मानते हैं वो अच्छे से पढ़ा रही हैं, तुम लोग को अच्छा लगता है उनसे पढ़ना। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है उनसे पढ़ना। अच्छा तो सर भी बहुत पढ़ाते हैं, बट हाँ तुम लोग उनसे मिले नहीं हो, वैसा रिलेशन शेयर नहीं करते हो, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। बट हाँ ठीक है, मैं वहाँ पे देखो इलेक्शंस हो जाएगा, आज ही इलेक्शन है वहाँ पे तो पूर्णिया में। बाकी और जगह भी इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तब फिर वहाँ पे ज्यादा स्मूथली काम चल पाएगा। तो एक आध हफ्ते की बात है मेरे ख्याल से, दिवाली छठ वट के आसपास, उसके बाद से सब चीज नॉर्मलाइज हो जाएगा और तुम्हारी क्लासेस सब ज्यादातर वहीं से चला करेंगे। ठीक है, बट हाँ मेरा पर्सनली अगर यस सर। मानो तो मुझे मैकेनिक्स पढ़ाने का तुम लोग को बहुत मन है, क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो अच्छा रहेगा तो तुमको जीवन भर, अभी तुम नहीं अप्रिशिएट करोगे, जब कभी कहीं हो जाएगा आईआईटी या नीट या कहीं पे भी, जब तुम लोग क्लियर कर लोगे, तब उस चीज को तुम मानोगे कि नहीं सर ने बोला था और सही में बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट आगे भी तुमको जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे या फिर जहाँ पे भी लाइफ में कहीं पे भी जाओगे, तो तुमको ये मैकेनिक्स का पोर्शन काफी हेल्प करता है आगे चीजों को समझने में। ठीक है, चलो बच्चों जुड़े रहो, तुम लोग से जुड़े रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तुम लोग को थोड़ा मोटिवेट करते रहना, तुम लोग को थोड़ा सही राह पे लेके चलना, वो भी बहुत जरूरी है। इतनी ज्यादा बातें कोई टीचर तुमको कभी भी दिल से तुमको कोई चीज नहीं बताएगा, जिससे कि उनका काम क्या है देखो, अ, तुम खुद ही समझो, एक एक इंसान जिसका खुद का चीज है और वो उसको अच्छा करना चाह रहा है, दूसरा जो जॉब में है और उसको सैलरी मिल रही है या पैसे मिल रहे हैं क्लास लेने को, क्लास लेके वो चला जाएगा। तो दोनों का पर्पस अलग रहता है, मेरा पर्पस कुछ अलग है, बाकी टीचर्स का पर्पस अलग रहेगा, वो डिफरेंस हमेशा रहेगा। उस डिफरेंस को तुम लोग भी समझोगे आगे। तो इसीलिए मेरा ये पर्पस रहता है कि तुम लोग अच्छा करो, तुम लोग का अच्छा रिजल्ट हो, तुम लोग आगे बढ़ो।
ये ही एक ही पर्पस है तुम लोग के साथ जुड़े रहने का, और वो कनेक्ट बहुत जरूरी है। इवन दो हम तुम्हारे सामने नहीं है, बट वो कनेक्ट एक बनता जा रहा है, वो बॉन्डिंग बनते जा रही है। कुछ बच्चों से तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया है, तुम लोग भेजते हो मेल मुझे, मैं भी रिप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों का जो जो भी काम आता है, या फिर तुम डाउट्स पूछते हो। अगर हम तुमको 10 क्वेश्चन भी बता पाते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आई फील कंटेंटेड कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा हेल्प किया। ठीक है, सो दैट्स द होल पर्पस। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, एंड जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताते रहो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। देखो, बायो का तो साथ में लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर का भी कुछ एक्सपर्टीज है, मैम का भी वहाँ कुछ एक्सपर्टीज है, दोनों का पॉजिटिव्स ऐड करो तो तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री आई अंडरस्टैंड तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, 12th पास वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का हम लोग कोई अच्छा वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर देख रहे हैं कि कोई मिल जाए, तो फिर वो चीजें हम दोबारा करा दें तुमको। ठीक है, जैसा भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे तुम लोग को। ठीक है, सौरभ जी को भी बोलेंगे वहाँ पे बात करके तुम लोग से बात करते रहे। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो मन लगा के। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.